Hello, my dear friends and lost parents. Welcome back once again on Utkarsh Clat Classes. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. So, dear friends, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस 501 क्वेश्चन सीरीज में जो MSCT के लिए डेडिकेटेड है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है where there is a transfer of ownership of one thing फॉर द ओनरशिप ऑफ सम अदर थिंग। मतलब यहां पर जो है वो बार्टर सिस्टम की बात कर रहा है, एक्सचेंज की बात कर रहा है कि एक सामान देकर दूसरा सामान आपसे ले रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं ये आपको दे दूंगा, आप मुझे ये दे देना। ठीक है, थिंग इट इज कॉल्ड द एक्सचेंज, वाइल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर कंसिडरेशन ऑफ मनी इज कॉल्ड सेल। दिमाग लगाना, दोनों चीजों में फर्क है। अगर आप एक वस्तु के बदले में, जैसे कोई भी चीज है उसके बदले में दूसरी चीज ले रहे हो, तो इसको हम एक्सचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम एक्सचेंज बोलते हैं। लेकिन अगर कोई एक वस्तु के बदले में मैं पैसा दे रहा हूं या पैसा ले रहा हूं, तो इसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। वेयर इज विदाउट कंसिडरेशन इट बिकम्स गिफ्ट। लेकिन अगर सामने वाला मुझे कुछ दे रहा है और बदले में ना तो मैं उसको कोई चीज दे रहा हूं, कोई सामान दे रहा हूं, ना ही पैसा दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? गिफ्ट। तो तीन चीजें हमने पढ़ी है। ये तो हो गया एक्सचेंज, इसको बोलेंगे सेल और इसको बोलेंगे गिफ्ट। ठीक है, तीन चीजें मैंने आपको बताई है। फैक्ट देखते हैं। ए ट्रांसफर हिज हाउस वर्थ ₹50 lakhs टू बी फॉर अ शॉपिंग बिल्डिंग वर्थ द सेम अमाउंट एज कंसिडरेशन फ्रॉम बी। तो ए ने अपना एक घर जो 50 लाख रुपए का था बी को ट्रांसफर कर दिया, और बी के पास जो शॉपिंग बिल्डिंग थी, जो अमाउंट बराबर था लगभग दोनों का, वो बी के पास, बी ने ए को ट्रांसफर कर दिया। तो ये कह रहा है एज कंसिडरेशन फ्रॉम बी द ट्रांजेक्शन इज गिफ्ट, द ट्रांजेक्शन इज सेल्स, द ट्रांजेक्शन इज एन एक्सचेंज, द ट्रांजेक्शन इज अ मॉर्गेज। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? बहुत सिंपल जवाब है सर, ये एक्सचेंज है। एक चीज के बदले में दूसरी चीज मिली है, ना तो पैसा दिया और ना ही ये किसी प्रकार का गिफ्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज नीमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, which means that no one should be judged in his own cause। मतलब ये हमारा एक लैटिन मैक्सिम है जो कहता है नीमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपने ही केस में खुद को जजमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, इन अदर वर्ड्स नो पर्सन कैन जज अ केस इन विच ही हैज एन इंटरेस्ट। अब यहां पर सिर्फ उसका केस नहीं है, यहां पर बात हो रही है अगर कोई भी दो लोगों के बीच का केस है और वो पर्टिकुलर जजमेंट देने वाले जज साहब उसमें से किसी भी मैटर में इंटरेस्टेड है, उनका कोई इंटरेस्ट छुपा हुआ है, उनका कोई रिलेटिव है, तो किसी भी प्रकार से वो पर्सन उसमें इन्वॉल्व है, तो हम उसको वहां पर जजमेंट नहीं देने देंगे। एक्स अ मेंबर ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड फॉर अ गवर्नमेंट सर्विस। एक्स जो है वो सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर है, और वो सिलेक्शन बोर्ड क्या करता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करता है। वॉज ऑल्सो अ कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन फॉर द सेम सर्विस, और एक्स ने अप्लाई भी कर रखा है कि उस पर्टिकुलर एक्स नाम का जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ऑलरेडी उस सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर है, उसने एज अ कैंडिडेट भी अप्लाईमेंट कर रखा है उसी सर्विस के लिए। X did not take part in the deliberation of the board when his name was considered and approved। तो X जो है उस पर्टिकुलर बोर्ड के डेलिब्रेशन में, उनके डिसीजन में शामिल नहीं होगा जब उसके नाम की बारी आएगी, उसके सिलेक्शन की बारी आएगी। तो सिलेक्शन ऑफ इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सिलेक्शन ऑफ X इज नॉट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, non-selection of X will be against the principle of natural justice, non-participation of X is the board deliberation will render his selection। तो बताइए, ये चार ऑप्शन आपके सामने है,
आपको क्या लगता है? तो अगर वो पर्टिकुलर पर्सन उसी बोर्ड का सिलेक्शन कमेटी का मेंबर है और उसी को सेलेक्ट कर लिया जाता है, भले ही वो उस पर्टिकुलर केस में कह रहा है एक्स डिड नॉट टेक पार्ट इन द डेलिब्रेशन ऑफ द बोर्ड व्हेन हिज नेम वाज कंसीडर्ड एंड अप्रूव्ड, अगर उसका नाम कंसीडर करके अप्रूवल दे दी गई उसको, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये मानेंगे कि सिलेक्शन ऑफ एक्स इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, क्योंकि वहां पर उस पर्टिकुलर कमिटी का मेंबर होने के नाते उसको ये लूप होल का फायदा मिला है और ये मैटर सही नहीं है। जब कोई पर्टिकुलर मेंबर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई कर रहा है, वो खुद कैंडिडेट है, तो उसे किसी भी हाल में हम उस कमेटी का मेंबर नॉमिनेट नहीं होने दे सकते। क्लियर? क्वेश्चन देखिए, स्ट्राइक इज अ कलेक्टिव स्टॉपेज ऑफ वर्क by workmen undertaken in order to bring pressure upon those who depend on the sale or use of the product of work, whereas lockout is a weapon। दोनों में फर्क समझना, पहले यहां से यहां तक स्ट्राइक की डेफिनेशन दी गई है। स्ट्राइक के बारे में कहा गया कि वर्कमैन जो है वो काम को बंद कर देते हैं और उन पर प्रेशर बनाते हैं जो ऑन द सेल, जो सामान बेचने वाले हैं, प्रोडक्ट को काम में लेने वाले हैं। लेकिन लॉकआउट का मतलब क्या है? लॉकआउट इज द वेपन इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर। तो स्ट्राइक किसका वेपन है? स्ट्राइक है एम्प्लॉय का वेपन। और लॉकआउट कर देना, फैक्ट्री को ताला मार देना, प्रोडक्शन बंद कर देना, ये किसके हाथ में है? एम्प्लॉयर के हाथ में है। सिमिलर टू दैट ऑफ स्ट्राइक इन द आर्मरी ऑफ वर्कमैन used for compelling person employed by him to accept his terms or conditions of affecting employment। तो जब एम्प्लॉयर को गुस्सा आता है, जब एम्प्लॉयर को ठीक नहीं लगता कि ये लोग मेरी बातें नहीं मान रही, अपने हिसाब से काम करने वाले हैं, तो ऐसे केस में वो अपने काम धंधे बंद कर देता है। While in closure there is a permanent closing down of a place of employment or a part thereof in layoff। अब यहां से समझो, अब क्लोजर का मतलब होता है पूरा खत्म कर देना, कुछ भी नहीं बाकी है, अब वहां कोई काम नहीं होगा। ले ऑफ एन एम्प्लॉयर हु इज विलिंग टू एम्प्लॉय फेल्स और रिफ्यूज इज अनेबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। और ले ऑफ का मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट जो है वहां काम करने की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि वहां बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया है, तो वो उसके कंट्रोल से बाहर है। तो चार चीजें समझाया है, स्ट्राइक, लॉकआउट, क्लोजर और ले ऑफ। अब फैक्ट पढ़ते हैं। वर्कमैन ऑफ अ टेक्सटाइल फैक्ट्री वेंट ऑन स्ट्राइक एज पर द लॉ, डिमांडिंग द पेमेंट ऑफ बोनस। एम्प्लॉयर ऑफ द फैक्ट्री रिफ्यूज टू पे एनी एक्स्ट्रा अलाउंसेस इंक्लूडिंग बोनस, एंड बिसाइड हिज क्लोज डाउन द फैक्ट्री till the strike was stopped। तो अब आपको गौर से पढ़कर समझना है कि इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। एम्प्लॉइज ने अपनी स्ट्राइक कायम कर दी कि हमें बोनस चाहिए, और एम्प्लॉयर जो है वो कह रहा है कि मैं लॉकआउट कर देता हूं क्योंकि मैं कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आप लोगों को पेमेंट नहीं करने वाला। तो आप बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। क्लोजिंग डाउन करना फैक्ट्री को स्ट्राइक है, या फिर क्लोजिंग डाउन कर देना ले ऑफ है, क्लोजिंग डाउन कर देना लॉकआउट है, या एम्प्लॉयर ने जो क्लोजिंग डाउन किया है वो क्लोजर है। तो चार डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, हमें इतना तो समझ में आ गया कि जो एम्प्लॉयज कर रहे हैं वो स्ट्राइक है, तो एम्प्लॉयर का क्लोजिंग डाउन स्ट्राइक नहीं हो सकता। जो क्लोजिंग डाउन किया गया है वो ले ऑफ नहीं है, क्योंकि ये इसके बियॉन्ड कंट्रोल से बाहर की बात थी नहीं। तो ये इसने क्या किया है? इसने लॉकआउट किया है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है,
Trade dispute means any dispute between employers and workmen, or between workmen and workmen, or between employers and employers, which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or the condition of labor of any person. सुनो ध्यान से, ट्रेड डिस्प्यूट का मतलब है मालिक और नौकर में झगड़ा, मतलब उनका डिस्प्यूट हो गया, या वर्कमैन में डिस्प्यूट हो गया, दो अलग अलग ट्रेड यूनियंस हैं उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, या दो अलग अलग कंपनीज के मालिक में झगड़ा हो जाता है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड हो चाहे नॉन एम्प्लॉयमेंट की किसी कंडीशन से कनेक्टेड हो. Disputes connected with the non-employment must be understood to include a dispute connected with a dismissal, discharge, removal or retrenchment of a workman. नॉन एम्प्लॉयड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं उसका मतलब होता है कि या तो आपने किसी एम्प्लॉय की सर्विस डिसमिस कर दी है, उसको नौकरी से निकाल दिया है, रिमूव कर दिया है, या फिर उसकी छटनी कर दी है, रिट्रेचमेंट कर दी, ये सब नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं. एक्स, एन एम्प्लॉय इन अ शुगर फैक्ट्री रेज्ड अ डिस्प्यूट अगेंस्ट वाई द एम्प्लॉयर through trade union regarding certain matters connected with his suspension from the employment. तो वहां पर एक्स ने अपने मालिक वाई के खिलाफ एक डिस्प्यूट अराइज किया है ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर, क्योंकि उसकी सर्विसेज को सस्पेंड किया जा रहा है. अब यहां पर आपके पास में 4 ऑप्शन है, तो आप बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या है. Matters connected with suspension can amount to trade dispute. Matters connected with suspension cannot amount to trade dispute. Only after dismissal matter connected with suspension can amount to trade dispute, या फिर none of the above. तो सही ऑप्शन तो ये हुआ ना सर, हमने कहा नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चाहे कोई भी तरीके का डिस्प्यूट हो, कौन सा, डिसमिसल और डिस्चार्ज और रिमूव और रिट्रेचमेंट हो, चाहे सर्विस को सस्पेंड किया गया हो कुछ टाइम के लिए ही भले ही, लेकिन वो सारी चीजें ट्रेड डिस्प्यूट में कंसीडर की जाएगी. अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन ट्रांसफर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ इट्स फुल ओनरशिप and without any consideration to some other person, then it is called a gift. गिफ्ट की डेफिनेशन बताई है, अगर कोई भी पर्सन अपनी खुद की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर करता है बिना किसी कंसिडरेशन के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गिफ्ट बोलते हैं. एस, हु हैज नो चाइल्ड ऑफ हिज ओन, एक्स एस के कोई बच्चा नहीं था. Make a gift of his house worth ₹25 lakh to his nephew R. तो एस ने अपने भतीजे आर को अपना घर गिफ्ट में दे दिया. आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड गिफ्ट, एस सेज, एस ने क्या कहा आर को, दैट इन केस ऑफ नीड आर विल प्रोवाइड दैट हाउस टू एस फॉर यूज विदाउट एनी क्वेश्चंस. कि अगर कभी भविष्य में जरूरत पड़ी तो आर की ये जिम्मेदारी होगी कि ये घर वापस एस को दे दे यूज के लिए बिना कोई सवाल पूछे. आर डज नॉट रिएक्ट टू इट, आर ने कुछ बोला ही नहीं. आफ्टर 1 year ऑफ दिस गिफ्ट, एस रियली नीड्स दैट हाउस एंड रिक्वेस्ट आर टू मेक द हाउस अवेलेबल टू हिम, बट आर रिफ्यूज टू डू सो. आर ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं दे रहा, और वाकई में बेचारे एस को उस समय जरूरत थी. तो जल्दी से देखकर बताओ दोस्तों कि क्या होना चाहिए आपकी नजर में इसका सही आंसर. ऑप्शन कहता है कि आर मना नहीं कर सकता क्योंकि उसने कोई पैसे नहीं दिए हैं. सेकंड ऑप्शन कहता है कि आर मना बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि वो एस का बच्चा है ही नहीं. थर्ड ऑप्शन कहता है कि यार आर मना कर सकता है बिकॉज अब गिफ्ट मिलने के बाद पूरी तरीके से वही ओनर का है उस हाउस का, और आर इसीलिए भी मना कर सकता है क्यों, क्योंकि शायद उसको ज्यादा जरूरत हो उस घर की. तो आपकी नजर में सही ऑप्शन क्या होना चाहिए.
तो बहुत सिंपल है, जब भी किसी पर्टिकुलर डोनर के थ्रू कोई गिफ्ट डोनी को मिल जाता है, उसके बाद में डोनी जब गिफ्ट को लीगली एक्सेप्ट कर लेता है, तो अब वो डोनर उस गिफ्ट को रिवोक नहीं कर सकता। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा आर कैन रिफ्यूज एज ही बिकम द फुल ओनर ऑफ द हाउस। वो मना कर सकता है क्योंकि अब एस का वो घर पर 1% भी कोई हक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। An agreement to do an act impossible in itself cannot be enforced by a court of law। अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट है जो खुद ही इम्पॉसिबल है, पूरा ही नहीं हो सकता, तो कोर्ट उसमें आपकी मदद नहीं करेगा। रमेश अग्री विथ हिज गर्लफ्रेंड शिल्पा टू प्लक स्टार्स फ्रॉम द स्काई थ्रू हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विल पावर एंड ब्रिंग देम डाउन ऑन अर्थ फॉर हर विद इन अ वीक। रमेश अपनी गर्लफ्रेंड से वादे कर चुका है भाई कि प्रिय, मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़कर लाऊंगा अपनी विल पावर से और 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको जमीन पर ले आऊंगा। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 वीक, शिल्पा फाइल्ड अ सूट फॉर डैमेज अगेंस्ट रमेश फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज रमेश फेल्ड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। अब शिल्पा जी को ज्यादा गुस्सा आ गया, हर्ट हो गया भाई, प्यार में फीलिंग तबाह हो गई उसकी, तारे नहीं ला पाया रमेश। कोर्ट में पहुंच गई शिल्पा जी कि इसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, मुझे कंपनसेशन चाहिए। तो बताइए सर, ऐसी शिल्पा जी की सोच को नमन है। तो जब कोई एक्ट इम्पॉसिबल हो खुद में ही, तो कोर्ट उसमें आपकी हेल्प नहीं करेगा। शिल्पा कैन सक्सीड? नो। रमेश कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल एज ही ऑनेस्टली बिलीव दैट हिज लव फॉर शिल्पा इज ट्रू एंड देयरफॉर ही विल सक्सीड इन हिज अंडरवियर। टाइम पास की बातें नहीं चाहिए सर। The court cannot entertain such suit as the act promised under the agreement is impossible in itself। सी आंसर एकदम वैलिड है, एकदम लॉफुली बात करता है कि कोर्ट इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि ये काम खुद ही इम्पॉसिबल था। क्लियर? क्वेश्चन। An agreement may be oral or in written. However, if a law specifically requires that an agreement must be in writing, then the agreement must be in a writing. A law specifically requires that the agreement relating to transfer of a copyright in a novel between an author of a novel and the producer of a motion picture must be in writing. तो कहता है अग्रीमेंट जो है कानून के अकॉर्डिंग ओरल भी हो सकते हैं, राइटिंग में भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ अग्रीमेंट के लिए लॉ खुद ही कहता है कि अगर ऐसे अग्रीमेंट करने हो तो पहले ही राइटिंग में आना, लिख कर, नहीं तो हम उसमें आपकी हेल्प नहीं करेंगे। अब जैसा इसी तरीके का एक अग्रीमेंट है कि अगर कॉपीराइट है किसी के पास में, कोई किताब लिखी, कोई नॉवल लिखी, कोई मैगजीन लिखी है, तो जिस पर्सन ने, वो ऑथर है जिसने वो लिखा है, अगर उसको अपना ये राइट किसी और को ट्रांसफर करना है कि ठीक है मैंने किताब लिख दी लेकिन मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं है, आप इसकी कॉपियां निकाल कर मार्केट में बेचो, मुझे इतना पर्टिकुलर परसेंटेज चाहिए, तो ऐसे केस में वो अग्रीमेंट पूरा के पूरा राइटिंग में होना जरूरी है। देखना आप, द ऑथर ऑफ नॉवेल लव एट लॉस्ट साइट, तो ये एक ऑथर है जिन्होंने एक किताब लिखी है लव एट लॉस्ट साइट, had several round of discussion with the producer of motion picture regarding making of a motion picture based on love at lost sight. During the discussion, they decided to make a motion picture on love at lost sight. The producer made a motion picture on love at lost sight after making a payment of rupees 10 lakh in cash to the author, who happily accepted this amount as full and final payment. अब यहां पर इस ऑथर को अपनी किताब जो है किसी को ट्रांसफर करनी थी, उसका कॉपीराइट किसी को ट्रांसफर करना था, तो जो कंपनी है मोशन पिक्चर्स वाली, जो पिक्चर फॉर्मेट में इसको पर्टिकुलर बुक को पब्लिश करेगी, तो उसने 10 लाख रुपए दिया और ऑथर जिसने बुक लिखी थी उसने हैप्पीली इसको एंजॉय भी किया और मान भी लिया कि ठीक है मुझे मंजूर है। लेटर ऑन द एडवाइस ऑफ हिज लॉयर, द ऑथर ब्रॉट अ केस इन कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द प्रोड्यूसर ऑन द ग्राउंड दैट देयर इज अ नो रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड हिम। बाद में ऑथर को उसके वकील ने कहा कि एक मजा है भाई, जब आपने राइट ट्रांसफर किया था ना तो कोई लिखित कार्रवाई हुई नहीं है, तो आप चाहें तो पैसा भी अपने पास रख सकते हैं और किताब का कॉपीराइट वापस ले सकते हैं।
तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे जज करते हैं. The author is likely to succeed in the case as the agreement is not in accordance with the law. Author cannot succeed as has given his consent to the agreement. The author is not likely to succeed in the case because he has already accepted the amount of 10 lakh as a full and final payment. The author can succeed in the case as the consideration is not adequate. इससे हमें कोई मतलब नहीं है. ऑप्शन ये होगा सही कि जब आपने वो पर्टिकुलर अग्रीमेंट राइटिंग में नहीं किया था और लॉ कहता है कि ऐसा अग्रीमेंट राइटिंग में होना जरूरी है, तो गलती सामने वाली पार्टी की है, रिसीवर की है, उसको ये अग्रीमेंट कैंसिल करना ही पड़ेगा. चलिए, a person is said to be a sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest. कोई भी पर्सन साउंड माइंड का माना जाएगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, तब उसे पता हो कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ और मेरा इसमें इंटरेस्ट क्या छुपा हुआ. रैशनल जजमेंट, एक नॉर्मल पर्सन की तरह वो समझता हो. X, who is a usually of sound mind but occasionally of unsound mind, enter into a contract with Y when X is of a unsound mind. तो X जो है वो नॉर्मली साउंड माइंड का रहता है, लेकिन कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ जाते हैं. उसने वाई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जब वो उस पागलपन की अवस्था में था. वाई केम टू नो अबाउट दिस फैक्ट आफ्टरवर्ड एंड नाउ वांट्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट एक्स. वाई को ये बात बाद में पता चली और अब वो एक्स के खिलाफ सूट फाइल करना चाहता है. तो ये रहे दोस्तों 4 ऑप्शन. आप बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा. चलिए बताइए, क्या एक्स वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था, क्या एक्स वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था, कि सर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा वगैरह वगैरह. एक्स कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बट द बर्डन इज ऑन एक्स टू प्रूव दैट ही वाज अनसाउंड माइंड, और यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द वाई दैट ही वाज ऑन साउंड माइंड या साउंड माइंड. तो सर देखो, सिंपल जवाब ये है कि अगर अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो एंट्री ही नहीं मार सकता बिकॉज इज ऑफ वन साउंड माइंड व्हेन ही एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट. बात वही पे खत्म हो जाती है, वो अग्रीमेंट आपके किसी काम नहीं आएगा. क्वेश्चन देखिए. Whosoever commit any act forbidden by the Indian Penal Code with a view to obtain the consent of any person to enter into an agreement, he cannot get the agreement enforced by law, but the person whose consent has been so obtained may get the agreement enforced by the law. The IPC defines various offences and prescribe punishment therefore. कह रहा जो कोई भी कोई ऐसा काम करता है जो आईपीसी ने मना कर रखा है, फॉरबिड कर रखा है, और वो ऐसा काम क्यों कर रहा है, ताकि किसी की कंसेंट ले ले किसी पर्टिकुलर एग्रीमेंट पर, चाहे वो धोखे से हो, डरा धमका कर हो, कुछ भी हो. तो जिसने धोखा किया है ना, उसके पास कोई राइट नहीं होगा उस पर्टिकुलर अग्रीमेंट को कानूनी एनफोर्स करने का. लेकिन जिसके साथ धोखा हुआ है, जो मैंने 4 पॉइंट बताए थे, कोर्शन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड है, तो ऐसे केस में जिसके साथ ये हुआ है उसके पास ये ऑप्शन होगा कि चाहे तो वो इसको अग्रीमेंट को कंटिन्यू करे या खत्म करे. A obtain the consent of B to enter into an agreement by an act amounting to criminal intimidation under the IPC. A bring a case against B for performance of agreement. A ने B की कंसेंट क्रिमिनल इंटिमिडेशन से ली है जो आईपीसी में मना है. अब A चाहता है कि B को मैं अब्यूज करूं, B को मैं दबाव डालूं कि वो अपना परफॉर्मेंस पूरा करे, इस अग्रीमेंट को कंप्लीट करे. तो ध्यान से समझ लो दोस्तों, A will succeed in case, A may succeed, B will succeed और B will not. तो सर B succeed होगा जिसकी कंसेंट गलत तरीके से आपने ली है, उसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, उसके ऊपर कानूनी रूप से छूट है, वो चाहे तो कंटिन्यू करे चाहे तो खत्म करे, वॉइडेबल अग्रीमेंट है. क्वेश्चन देखिए. A contract between the father and his son is a contract of utmost good faith. पापा और बेटे के बीच में किया गया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑटमोस्ट गुड फेथ का होता है.
In such type of contract, law presumes that at the time of entering into the contract, the father was in position to dominate the will of his son. तो लॉ ये मानकर बैठा है, कानून ये मानकर बैठा है कि पिताजी और बेटे के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट लगता है कि बेटे के साथ गलत हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का कहलाएगा कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है वो डोमिनेंट पोजीशन में है। पापा जो हैं वो अपने बच्चे को मार धाड़ कर, डरा धमका कर, कैसे भी करके उसको बहला फुसला कर अपनी बात मनवा सकते हैं, तो वो डोमिनेंट पोजीशन में है। Where one of the parties was in position to dominate the will of other party, the contract is enforced only at the option of party whose will was so dominated. तो अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला अग्रीमेंट है, तो सन के ऊपर, बच्चे के ऊपर कानून ने छोड़ रखा है कि आप चाहे तो कंटिन्यू करें, आप चाहे तो खत्म करें इसको। किसके पास है सारी पावर? बच्चे के पास है। राम हैड एडवांस अ सम ऑफ ₹10,000 टू हिज माइनर सन श्याम। राम ने अपने बेटे माइनर को, मतलब जो श्याम है, माइनर बच्चा है, उसको 10,000 रुपए एडवांस दिया। When Shyam became major, his father Ram misused his parental position and entered into an agreement with Shyam and obtained a bond from him for a sum of ₹30,000 in respect of the advance. Whether this agreement is enforceable? राम ने दिए श्याम को 10,000 रुपए। जब वो बड़ा हो गया तो बड़ा होने के बाद में उसने अपनी पेरेंटल पोजीशन को फायदे में उठाया, डोमिनेटिंग पोजीशन को फायदा किया और श्याम के साथ एक बॉन्ड साइन किया और बोला कि मैंने तुझे एडवांस देते ना, आज उसकी कीमत 30,000 है, तो तू मुझे 30,000 रुपए लौटाएगा। तो अब आपसे पूछा गया है क्या ये अग्रीमेंट लॉफुली एनफोर्सिएबल है या नहीं है। द अग्रीमेंट इज एनफोर्सिएबल अगेंस्ट श्याम ओनली फॉर 10,000 द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी एडवांस टू हिम। कह रहा है सिर्फ और सिर्फ ये अग्रीमेंट जो है वो 10,000 रुपए से रिलेटेड होगा, बाकी और एक्स्ट्रा पैसे से नहीं। द एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट श्याम फॉर 30,000 बिकॉज ही हैज साइंड द बॉन्ड। कि श्याम को 30,000 देने पड़ेंगे क्योंकि उसने सिग्नेचर कर दिया। द एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट श्याम बिकॉज ही वॉज मेजर एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट। कि सर ये अग्रीमेंट तो श्याम के खिलाफ होगा ही होगा, क्योंकि जब उसने साइन किया तो वो मेजर था, बड़ा हो गया था। The agreement is not enforceable against Shyam because Ram has misused his position as a father to obtain an unfair advantage. पहली बात तो ये सही, और दूसरी बात, जब एडवांस दिया गया था तो वो बच्चा था माइनर, और माइनर के साथ किया गया कोई भी अग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही क्या होता है? वॉइड होता है। लॉ कुड नॉट एनफोर्सेबल सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट विच इज made with or against the minor, with unsound person or a person disqualified by the law। तो ये तीन लोग कभी अग्रीमेंट कर ही नहीं सकते, और अगर आपने किए हैं इनके साथ में किसी भी धोखे से या कुछ भी, तो आपकी बर्बादी तय है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्वेश्चन है, when at the desire of one person any other person has done or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise. Only a promise coupled with consideration is enforceable by the law। कह रहा अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे की इच्छा पर, उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई काम करता है या फिर किसी काम से रुक जाता है, कोई काम करता है या फिर नहीं करता है, तो सामने वाली पार्टी के लिए, जिसकी इच्छा के लिए हम ये कर रहे हैं, वो उसके लिए क्या है? कंसिडरेशन है। और एक ऐसा प्रॉमिस जो कंसिडरेशन के साथ हो, वो एनफोर्सेबल बाय द लॉ है, कानून उसमें आपकी मदद करेगा। एक्स द अंकल ऑफ वाई, तो वाई तो है भतीजा या नेफ्यू, और एक्स उसका अंकल है। मेड अ प्रॉमिस टू पे हिम एन अमाउंट ऑफ 10,000 एज रिवॉर्ड इफ वाई क्विट द स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग विद इन 1 ईयर। एक्स ने अपने भतीजे वाई को वादा किया कि मैं तुझे 10,000 दूंगा अगर तू 1 साल के अंदर अंदर अपनी ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की हैबिट को खत्म कर दे। X also deposited the above mentioned amount in a bank and informed Y that the said amount will be paid to him if he quit smoking and drinking within 1 year। उसने 10,000 रुपए बैंक में जमा कराए और इस बात की खबर Y को भी दे दी कि देख, जिस दिन तू ये सब काम छोड़ देगा 10,000 तेरे।
विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months ऑफ मेकिंग द प्रॉमिस एक्स डाइड, एक्स मर चुका है 6 महीने के बाद में. After expiry of 1 year of making the promise by X, Y made a request to the legal heirs of X demanding the promised money. The legal heir of X declined the request of Y. और वो ड्रिंकिंग वगैरह वो सब छोड़ चुका है ना. ध्यान से समझना इस पॉइंट को कि Y जो है वो सब छोड़ चुका है अपने अंकल के कहने पर, समझाने पर. अब एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि जब 6 महीने खत्म हुए ना तो X मर चुका है. अब Y जो है वो X के लीगल हायर के पास जाकर कह रहा है कि देखो पापा ने, आपके पापा ने ये सारा वादा किया था मुझसे, तो प्लीज मेरे पैसे मुझे दिलवा दीजिए. तो देखिए दोस्तों, प्रॉमिस ऑफ X टू Y इज एनफोर्सेबल बाय द लॉ बिकॉज Y हैज क्विटेड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग. कि सर जो उसने वादा किया था ना, उस बेचारे को उसके वादे के अकॉर्डिंग उसका रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए. और बिल्कुल परफेक्ट जवाब है. The promise of X to Y is not enforceable because Y has benefited by quitting smoking and drinking. तो ऐसा कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर आपने किसी के कहे अनुसार कोई भी काम किया है तो काम करने से रुका है ना, समझ रहे हो ना. The promise of X to Y is enforceable by the law because the amount of 10,000 has been deposited in the bank. ये कोई reason नहीं हुआ. Promise of X to Y is enforceable by the law because X died within a period of promise of X to Y is enforceable by the law. X had died within a period of 6 months of making the promise. यहाँ पर not आना चाहिए. ठीक है, तो सही ऑप्शन वैसे ए होगा कि हाँ ये enforceable by the law होगा. अगला क्वेश्चन है, work means literary work, artistic work, dramatic work, musical work, cinematographic film and sound recording, but does not include acting in a cinematographic film. Only the works as enumerated above can be protected under copyright law. तो कॉपीराइट लॉ में ये काम जो है वो प्रोटेक्ट रहेंगे, उनका कॉपीराइट मिल सकेगा. लेकिन किसी फिल्म में काम करना मतलब अपनी एक्टिंग को कॉपीराइट करवा लेना, ये नहीं मिलेगा. A very famous actor acted in a cinematographic film. The actor was also the producer and director of a cinematographic film. तो एक बहुत फेमस एक्टर है, बहुत बढ़िया फिल्मों में काम करता है, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है. तो अब बताइए, ध्यान से समझना, वो प्रोड्यूसर भी है और डायरेक्टर भी है, तो चीजों को थोड़ा अंडरस्टैंड करना. The acting of actor can be protected, गलत. The acting of actor can be protected under copyright law only as an artistic work, गलत जवाब. Acting of actor cannot be protected under the copyright law. The acting of actor cannot be protected under the copyright law as a cinematographic film. ये ऐसे उसका काम प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता. लेकिन एक्टिंग जो उसके डायलॉग्स हैं, जो उसका पर्टिकुलर स्क्रिप्चर है, जो मूवी के सीन्स हैं, जो लिखे हुए हैं स्टोरी में, उस स्टोरी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है क्योंकि वो डायरेक्टर भी और प्रोड्यूसर भी है. लेकिन फिल्म में काम करने वाली एक्टिंग उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता. अगला क्वेश्चन है, इन केस वेयर द गवर्नमेंट इज अ पार्टी, द गवर्नमेंट शैल बी द फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट इन द वर्क अनलेस देयर इज एन अग्रीमेंट टू द कंट्ररी. कह रहा है अगर कोई भी पर्टिकुलर कॉपीराइट का इश्यू और गवर्नमेंट भी उसकी पार्टी है तो गवर्नमेंट हमेशा उसकी पहली ओनर रहेगी. लेकिन अगर गवर्नमेंट और सामने वाली पार्टी के खिलाफ में उनके बीच में पहले से कोई ऐसा अग्रीमेंट हो रखा है कि गवर्नमेंट पार्टी नहीं बनेगी, गवर्नमेंट को बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वो एक अलग बात है. The government of the state of X entered into an agreement with a retired professor of botany. The professor agreed to write a textbook on botany. The government agreed to pay a sum of 10 lakh to the professor for this work. गवर्नमेंट ने एक रिटायर्ड प्रोफेसर से बातचीत की, उन्होंने उनको बोला, उनको समझा, उन्होंने कहा ठीक है मैं लिख दूंगा किताब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब आपको बताना है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर केस में कौन ओनर रहेगा उस कॉपीराइट का. द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट शैल बी फर्स्ट ओनर ऑफ कॉपीराइट इन द टेक्स्ट बुक. बात यहीं पर खत्म हो जाएगी. अगला क्वेश्चन है, लाइसेंस इज एन अग्रीमेंट वेयर बाय द ओनर ऑफ कॉपीराइट अग्री टू ग्रांट एन इंटरेस्ट इन द कॉपीराइट टू द लाइसेंसी. Assignment is an agreement whereby the owner of copyright transfer all the property right to the assignee. Property right is a bundle of right consists of a right to profess, right to use, alienate and the right to exclude others.
कह रहा लाइसेंस एक ऐसा अग्रीमेंट होता है कॉपीराइट के अंदर जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन को उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के रिलेटेड लाइसेंस मिलता है और जो ओनर होता है उस लाइसेंस का वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, असाइनमेंट कर सकता है, राइट टू यूज, राइट टू किसी और को रोकना वगैरह, ये सब इसमें। ए जो है वो ओनर है कॉपीराइट इन अ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद बी अ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, बी एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट द फिल्म ओनली इन मुंबई, ए ऑल्सो एंटर इनटू अ मैनी सच एग्रीमेंट विद अदर डिस्ट्रीब्यूटर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज फिल्म इन अदर सिटीज। तो ए जो है उसके पास कॉपीराइट है, उसने बी के साथ अग्रीमेंट किया, बी ने कहा मैं सिर्फ मुंबई में सप्लाई करूंगा इस फिल्म को और कहीं पर भी नहीं, और ए ने इसके अलावा भी और बहुत से लोगों के साथ में इस तरीके का अग्रीमेंट किया है। The agreement between A and B is more in the nature of assignment than in the nature of license. The agreement between A and B is more in the nature of license than in nature of assignment. तो बिल्कुल सही जवाब है, ये जो है वो एक तरीके का लाइसेंस, मोर देन नेचर ऑफ अ लाइसेंस देन इज नेचर ऑफ असाइनमेंट। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा कि ज्यादा लाइसेंस दिख रहा है, असाइनमेंट इसमें कम नजर आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। Qui facit per alium facit per se, he who does things through others does it himself। वही है एजेंट और प्रिंसिपल की बात है। निशा, ओनर ऑफ अ कार, asked her friend Saurabh to take her car and drive the same to her office. As the car was near her office, it hit a pedestrian, Shrikant, on account of Saurabh's negligence, driving and injured him seriously. Now Shrikant filed a suit for damage against Nisha. निशा ने अपने फ्रेंड सौरभ से कहा कि मुझे घर तक छोड़ दे यार, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कार चलाने का मूड नहीं है। तो सौरभ ने ठीक है अग्री किया, उसने श्रीकांत को उड़ा दिया। श्रीकांत निशा के खिलाफ केस करना चाहता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या श्रीकांत सक्सेस होगा? निशा इज नॉट लायबल, गलत जवाब। सौरभ इज सोलेमनली लायबल, गलत जवाब। निशा इज लायबल, बिल्कुल ठीक। निशा लायबल है, सौरभ वाज ड्राइविंग अंडर द अथॉरिटी एंड फॉर हर पर्पस, वो उसके लिए काम कर रहा था, उसके कहने के अकॉर्डिंग काम कर रहा था। यहां पर सौरभ लायबल नहीं होगा, निशा लायबल होगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर सेम टुडे क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।